एवरीवन, वेलकम टू ग्रेस्पी केमिस्ट्री। देखिए, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर लिया था हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का, तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है पायरोल का, फिर थायोफिन का एंड देन फ्यूरान का। ठीक है, ये सब जो है वो क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर ओनली वन हेटेरो एटम प्रेजेंट है। ठीक है, अब पायरोल का स्ट्रक्चर कैसे है, मैं यहाँ पर सभी के स्ट्रक्चर्स बना देती हूँ आपको। देखिए, पायरोल का स्ट्रक्चर है ये, मतलब कि 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विथ नाइट्रोजन एटम, दिस इज पायरोल। फ्यूरान का क्या है, 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विद ऑक्सीजन। थायोफिन इज 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विद सल्फर, दिस इज फ्यूरान। और ये क्या है हमारा, थायोफिन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, फिर हम एरोमेटिक कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे कि इन तीनों में से किसका एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा है और किसका कम है। फिर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो इन कार्बन की जो पोजीशंस हैं, किस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, मतलब कि किस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। उसके बाद हम पायरोल, फ्यूरान और थायोफिन के ऊपर जितने भी एग्जांपल्स हैं रिएक्शन की फॉर्म में, ठीक है, रिएक्शन की फॉर्म में उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, अब हम क्या कहते हैं, हमने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रैक्टिस एग्जाम्पल दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इस एग्जाम्पल में हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है, किसी भी नॉमेनक्लेचर को करते समय बेस कंपोनेंट देना है। बेस कंपोनेंट कैसे देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट था जिसके अंदर नाइट्रोजन हो वो आपका बेस कंपोनेंट। तो देखिए, दोनों ही रिंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। सेकंड पॉइंट था हमारा, रूल था सेकंड की, जिसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट होगी। तो देखिए, इसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट है और यहाँ पर सिर्फ एक ही रिंग प्रेजेंट है, तो इसलिए हमारे पास बेस कंपोनेंट हमारा ये वाला कंपोनेंट रिंग हो जाएगी, ये वाली रिंग हमारी बेस कंपोनेंट हो जाएगी। और ये रिंग है किसकी, क्यूनोलिन की। तो डेट मीन्स क्यूनोलिन हमारा क्या हो गया, बेस कंपोनेंट। ठीक है, फिर हमने क्या देखना है, हमारा प्रीफिक्स। देखिए, प्रीफिक्स हमारा ये है, इसका कुछ हमारे पास जनरल नेम तो है नहीं, कॉमन नेम, तो हमें इसको नेमिंग करनी पड़ेगी। देखिए, इस प्रीफिक्स को मैं अलग से बना लेती हूँ। तो हमारे पास ये हमारा प्रीफिक्स गिवन है हमें, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसकी नंबरिंग करनी स्टार्ट की। ऑक्सीजन को 1 आएगा और नाइट्रोजन को 3। अगर हम इस साइड से नंबरिंग करनी स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास नाइट्रोजन को 2, 3, 4, 5, 6 जाता। ठीक है, बट लोएस्ट प्रायोरिटी ही देनी होती है हमने, तो इसलिए हमने एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग देनी स्टार्ट की है इसके अंदर, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1, 3, 1 पोजीशन पर है ऑक्सा, 3 पोजीशन पर है एजा। और देखिए, 7 मेंबर रिंग के लिए आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो हमें यूज़ करना होता है एप, है ना, स्टेम हम एप यूज़ करते हैं। अनसेचुरेशन प्रेजेंट है तो क्या आएगा, एपी। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो गया हमारे पास, 1, 3 ऑक्सा एजा एपी। अब आप ये देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि 4 तो 5 पोजीशन कैसे है, सैचुरेटेड बन गए ना। तो हम अब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि 4th पर हाइड्रोजन है तो 5 पर हाइड्रोजन है, ऐसे नहीं लिखेंगे। ऐसे क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए, जो ये 4th पोजीशन और जो 5th पोजीशन है, 4th पोजीशन और 5th पोजीशन है, ये अनसैचुरेटेड पोजीशन ही हैं। क्यों, बस हमने क्या किया है, इतने पार्ट को अलग कर लिया है। ठीक है, 4th और 5th पोजीशन जो है अनसैचुरेशन ही है। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही वाला मॉलिक्यूल होता तो हम ये लिखते इधर 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन। ठीक है, आपको आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 4th और 5th पोजीशन जो है वो इस रिंग का पार्ट भी है, तो इसलिए यहाँ पे अनसैचुरेशन आएगी। और यहाँ पर इसी बस हमने नेमिंग करने के लिए ही इनको अलग किया है, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे इसके अंदर। तो हमारे पास ये क्या हो गया, प्रेफिक्स। अब देखिए, प्रेफिक्स लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर फ्यूरान होता है तो हम फ्यूरो लिखते हैं, थायोफिन होता है तो थाइनो लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे एपीन है तो लास्ट में क्या आएगा, एपीनो। ठीक है, एपीन नहीं आएगा, एपीनो आएगा, क्योंकि हम इसको अब एज अ प्रीफिक्स लिखने वाले हैं। तो देखिए, हम एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं। सबसे पहले 1, 3 ऑक्सा एज अ, ए को तो स्किप कर देंगे हम यहाँ से, क्योंकि 2 वोवल इकट्ठे नहीं होते, एपीनो। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आएगा, हमारा फ्यूजन पॉइंट, और फिर हमने क्या लिखना है, हमारा बेस कंपोनेंट। बेस कंपोनेंट क्या है हमारा, क्यूनोलिन। ठीक है, देखिए 1, 3 ऑक्सा एज अ पिनो
फ्यूजन पॉइंट के लिए स्पेस छोड़ दिया और फिर लिख दिया हमने क्विनोलिन। अब फ्यूजन पॉइंट लिखने के लिए मैंने आपको बताया था आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी हमारी बेस रिंग होती है उसको आपने अल्फ़ाबेटिकली नंबर देना है, उसके बॉन्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली नंबर देना है। तो उसके बॉन्ड्स को अल्फ़ाबेटिक नंबर हम कैसे देंगे, इसको आएगा ए और इसको जाएगा बी। तो बी बॉन्ड जो है हमारा फ्यूजन का पार्ट है, तो बी, ठीक है। पहले हम नंबर्स लिखते हैं फिर हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लिखते हैं, तो उसी सिस्टम में ही आपको लिखना है, उसी पैटर्न में ही लिखना है आपको। तो नंबर्स देखिए, अब नंबर्स कैसे देंगे हम इसको, वो बात आपने बहुत जरूरी ध्यान रखनी है। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को 1 दिया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को 1 आएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ 2, यहाँ 3, फिर इस फ्यूजन वाले पॉइंट को गया 4, नीचे वाले फ्यूजन वाले पॉइंट को मिल रहा है 5, देन 6 एंड देन 7। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमें नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग देनी होती है, बेस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। अगर बेस कंपोनेंट के जो अल्फ़ाबेट्स हैं देखिए वो कैसे जा रहे हैं, ए एंड बी, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो माइनर रिंग है, मतलब कि जो मेरी प्रीफिक्स है, उसके जो नंबर हैं उसको भी मैं ऊपर से नीचे ही देखूंगी। देखिए ऊपर से नीचे देखा तो कैसे है, 5 और 4, क्योंकि ए और बी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो 5 और 4 लेंगे, ठीक है। अगर ए और बी ऐसे आ रहे होते तो हम 4 और 5 लिखते, बट अभी के लिए कैसे हैं, ए और बी नीचे से ऊपर है तो नीचे से ऊपर जाएंगे, 5 लिखेंगे पहले और 4 लिखेंगे बाद में। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हुआ, क्या है, 1 3 ऑक्सीजन 5 4 बी क्विनोलिन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हमने जो प्रैक्टिस एग्जाम्पल दिया था। तो चलिए अब हम आज की वीडियो डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंदर हमने पायरोल, फुरान और थायोफिन को डिस्कस करना है। ओके, देखिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को पायरोल, फुरान और थायोफिन के, ठीक है। अब देखिए हम जो पायरोल, फुरान और थायोफिन हैं, इनके जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, इनका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, इनका जो एरोमेटिक कैरेक्टर है, इनके जो एग्जांपल्स हैं, इनकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये जो 4 टॉपिक आज हमने पढ़ने हैं, आज हम कंपैरिजन करके इनको पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे पायरोल के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। पायरोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये है हमारे पास पायरोल का स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है 4 और एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर प्रेजेंट है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब क्या है कि 3 जो है इसके अंदर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन के केस में भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो अगर आपको पता होगा कि जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये प्लेनर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है ना। तो मैंने क्या किया, कार्बन लिया, पायरोल के स्ट्रक्चर में 4 कार्बन चाहिए होते हैं। तो देखिए ये मेरे पास 4 कार्बन हो गए और ये एक नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। इनको मैंने डार्क कर दिया है। जो ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसके ऊपर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, तो ये इसके ऊपर क्या बनाए हैं, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ऐसे ही सिमिलरली हमने इस कार्बन के ऊपर भी बनाए, इस कार्बन के ऊपर भी और फिर इस कार्बन के ऊपर भी। सिमिलरली हमने जब नाइट्रोजन के ऊपर बनाया तो एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, देखिए मैंने डार्क कर दिया है, और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये वाला, ठीक है। अब देखिए जब ओवरलैपिंग हुई sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन, ठीक है, व्हेन ओवरलैप विद sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन C1 और C2, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड बना, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड, और देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरीके से जो पायरोल के अंदर सिग्मा बॉन्ड है उनकी फॉर्मेशन होती है। अब इनके साथ देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है ना। तो ये जो एक वेकेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रह गया है, इसके ऊपर हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है उसने ओवरलैपिंग की। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना, ठीक है। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन था इसको भी एक हाइड्रोजन मिला और यहाँ पे इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। अब बात ये आती है कि ये जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं ये किस बेसिस पर बनाए जा रहे हैं। देखिए हम अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखती हूँ मैं कार्बन की, तो क्या होती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो देखिए 1s वाले इलेक्ट्रॉन्स तो इन्वॉल्व होते नहीं हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास होते हैं। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमारे 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो हमारे पास क्या हुआ, एक्साइटेड
एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस तरीके से बनी। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, sp2, ठीक है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो हमने समझ ली, जिसकी वजह से हमारा सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन हमारा p ऑर्बिटल के अंदर बनना पड़ा है, p ऑर्बिटल के अंदर है ये वाला इलेक्ट्रॉन, बट हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि दिस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। देखिए तो क्या हुआ, ऐसे ही सिमिलरली देखा हमने कि जितने भी ये जो 4 कार्बन है इनके ऊपर एक p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वो p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड है उसके अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। पॉइंट आया आपको समझ में कि ये वाला p ऑर्बिटल जो है वो हर कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होगा, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। तो ये हमने क्या किया, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बनाए मैंने, जिनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। कार्बन के देखिए अभी, ठीक है। फिर उसके हमने क्या किया, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p3। तो इस तरीके से लिखेंगे ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, जो ये इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ से कहाँ एक्साइट कर गया, इस वाले में, और ये क्या बनी हमारे पास s और 2p, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। नाइट्रोजन का जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो तो हमने यहाँ पे समझ लिया। अब देखिए जो नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, देखिए यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स दिस ऑर्बिटल इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हुआ, ये हो गया अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखिए अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, तो बन जाएगा यहाँ पे पाई बॉन्ड। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, डीलोकलाइजेशन में देगा, तो क्या होगा हमारे पास, देखिए इसकी बॉन्डिंग हुई इसके साथ, इसकी बॉन्डिंग इसके साथ, देखिए अब ये क्या हो रहा है हमारे पास, डीलोकलाइजेशन में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन में इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से एक अबव द प्लेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा, और एक ऐसे ही हमारा एक बिलो द प्लेन जो है वो देखिए कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि ये जो पायरोल का स्ट्रक्चर था हमारे पास, जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डोनेट कर दिए, तो इसकी वजह से एक हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, पूरा मॉलिक्यूल ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है पायरोल का, जिसमें हमने क्या देखा कि ये जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होते हैं वो हमारे कहाँ प्रेजेंट है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए इसी वजह से अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होने की वजह से ही ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, अदरवाइज ये नहीं कर पाते। इन केस ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, क्योंकि डीलोकलाइजेशन में होने के लिए जितने भी p ऑर्बिटल्स होते हैं ये सब हमारे पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ये पार्टिसिपेट नहीं, अगर थोड़ा सा भी p ऑर्बिटल या sp2 ऑर्बिटल जो है वो टिल्ट होगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइजेशन में नहीं दे पाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूल ऑर्बिटल स्ट्रक्चर फ्यूरान का। देखिए सेम है पायरोल के जैसे ही, वैसे ही चलेगा, वैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। तो क्या होगा, 1s के इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं बॉन्डिंग में, 2s के करेंगे, ये मैंने 2s के बनाए हैं और ये हमारे हो गए 2p के, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड स्टेट में यहाँ चला जाएगा, तो ये तो ग्राउंड स्टेट का हुआ। उसके बाद अगर मैं एक्साइटेड स्टेट के लिए लिखूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कैसे हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगी। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इसके अंदर, sp2। ऑक्सीजन की बात करते हैं अगर हम, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4, 8 होते हैं ना, तो इसीलिए ये मैंने वही 2s के लिखे, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2p के, 1 2 3 और 4। तो अब हमने क्या कराना है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट में भेजना है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। अब इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से गए इलेक्ट्रॉन यहाँ, और हमारे पास ऐसे बन गया। कार्बन के पास कितने हो गए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे,
3 होंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो हमने इसके ऊपर क्या किया, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए। कितने कार्बन है, 4, तो हर कार्बन के ऊपर sp2 एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। तो ये हमने सभी कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए, ठीक है। देखिए सिमिलर है जैसे हमने पायरोल में किया था। उसके बाद देखिए जो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, इनसे ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन के पास भी क्या है, देखिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। देखिए अब आपको यहाँ पे बात समझने वाली है कि जो ऑक्सीजन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके अंदर एक के अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मैंने ये ऑक्सीजन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, ठीक है, और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या बना दिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पे लोन पेयर्स होंगे, ठीक है। तो इनकी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना और इनकी ओवरलैपिंग में यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब हमने क्या किया, कार्बन और जो ऑक्सीजन है इनके ऊपर इस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की बात करेंगे। देखिए ये वाली जो p ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, यहाँ पर भी ये जो p ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो हमने वही किया, इसके ऊपर देखो इसको ऐसे बना देती हूँ मैं, अब सही बनेगा। ये हो गया हमारे पास p ऑर्बिटल, ये इसका अनहाइब्रिडाइज्ड p, ये इसका अनहाइब्रिडाइज्ड, ये इसका अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। देखिए अब इनके अंदर सबके अंदर क्या प्रेजेंट है, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जो ऑक्सीजन का अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है उसके अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो क्या होगा इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा जैसे पायरोल के केस में बना। सिमिलरली यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना, एक अबव द प्लेन बन रहा है, एक अबव द प्लेन बना इलेक्ट्रॉन क्लाउड और एक बिलो द प्लेन बना इलेक्ट्रॉन क्लाउड। देखिए बट एक क्या चीज़ का फर्क है यहाँ पर कि हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर हम जब फुरान का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके ऊपर हम ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं, ठीक है। देखिए जो ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये तो होता है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन के ऊपर 2 दिखाए, कौन से वाले हैं, ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल वाले हैं, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कौन से हैं, हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल वाले, मतलब कि ये वाले, ठीक है। अब हमारे पार्टिसिपेट कौन से करें डीलोकलाइजेशन में, जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये देखिए जो ये वाला ऑर्बिटल मैंने बनाया ये है sp2 वाला जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट ये टिल्ट होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर डीलोकलाइजेशन में नहीं देता। सिर्फ जो p और देखिए ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए p ऑर्बिटल उस पर्टिकुलर एटम के, और बाकी एलिमेंट के p ऑर्बिटल के पैरेलल होना चाहिए, तभी डीलोकलाइजेशन पॉसिबल हो पाती है। इसीलिए ये वाले जो हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते डीलोकलाइजेशन में। सिर्फ पार्टिसिपेट कौन से करते हैं, जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। सेम ही ऐसे सल्फर का होगा, सिर्फ कहाँ पर चेंज आ जाएगा, एक तो सल्फर के अंदर देखिए 3d ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, सल्फर के अंदर 3d ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, और यहाँ पे हर जगह पर क्या आ जाएगा, सल्फर, ठीक है। बाकी क्या रहेगा, बिल्कुल सेम, बिकॉज ऑक्सीजन और सल्फर जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और दोनों ही क्या है, सिर्फ एनालॉगस नेचर के ही तो है पायरोल से, तो इसीलिए ये सिमिलर ही रहता है। अब बात आती है हमारे पास ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद कि हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इस बात को कि जो हमारे पायरोल, फुरान और थायोफिन हैं, तो क्या ये एरोमेटिक नेचर के हैं? ये एरोमेटिक नेचर के क्यों है? एरोमेटिक नेचर के देखिए पहली बात तो ये प्लेनर है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लैट पेंटागोनल, इन तीनों का स्ट्रक्चर। थर्ड विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या कि ये जो लोन पेयर्स अपने इन्वॉल्व कर रहे हैं डीलोकलाइजेशन में, जैसे जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं या सल्फर के लोन पेयर होंगे या नाइट्रोजन के लोन पेयर होंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डीलोकलाइजेशन में दे देते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इनके अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं और पैरेलल होने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेट होने देते हैं। दैट मीन्स जो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर वो 4n+2 रूल को फॉलो करते हैं। कैसे? क्योंकि टोटल इन इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रॉन हैं वो हो जाते हैं हमारे 6।
इसी वजह से हमारे पायरोल, फ्यूरान और थायोफीन जो हैं ये सब क्या हैं, एरोमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि पायरोल, फ्यूरान और थायोफीन की स्टेबिलिटी जो है वो किस वजह से है, इनके एरोमेटिक करैक्टर की वजह से पायरोल, फ्यूरान और थायोफीन जो है वो स्टेबल कंपाउंड। अब हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक करैक्टर ऑफ पायरोल, थायोफीन एंड फ्यूरान। इनके एरोमेटिक करैक्टर को अरेंज करेंगे, कौन से वाला ज़्यादा एरोमेटिक है, कौन सा कम एरोमेटिक है। देखिए जैसे पायरोल का स्ट्रक्चर है, तो पायरोल के स्ट्रक्चर के अंदर हेटेरोएटम कौन सा प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन। ठीक है, थायोफीन के स्ट्रक्चर में हेटेरोएटम प्रेजेंट है हमारा सल्फर, और फ्यूरान के स्ट्रक्चर में हेटेरोएटम है हमारा ऑक्सीजन। अब देखिए एरोमेटिसिटी जो है इनकी वो किस वजह से है, क्योंकि उनके हर किसी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में जा रहा है, तभी एरोमेटिक करैक्टर है इसका, इन तीनों का। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेंस में दे ही ना, क्या कह रही हूँ मैं, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेंस में ना दे तो इसका मतलब वो एरोमेटिक सबसे लीस्ट होगा, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइजेशन में नहीं देगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो वहाँ पे 4n+2 पाई रूल फॉलो हो नहीं पाएगा। अगर हो भी पाएगा तो लेस अमाउंट में हो पाएगा, तो इसलिए एरोमेटिक करैक्टर उस पर्टिकुलर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का कम हो जाएगा। तो वो हम किस बेसिस पे देखेंगे कि कौन दे पाएगा और कौन नहीं, वो होगा इनका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। ठीक है, तो हम इनके इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को अरेंज कर लेते हैं कि कौन से वाला सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। देखिए ऑक्सीजन जो है हमारा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, देन नाइट्रोजन एंड देन सल्फर। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करके रखेगा। देखिए टाइटली होल्ड करके रखेगा, सो इट हैज़ लेस टेंडेंसी to give its electron in the delocalization, in delocalization। ठीक है, तो अपने इलेक्ट्रॉन को कम से कम दे पाएगा रेजोनेंस में, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो फ्यूरान होगा वो सबसे लीस्ट एरोमेटिक होगा। ठीक है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करके रखेगा, डीलोकलाइजेशन में देगा ही नहीं देगा तो इसमें एरोमेटिक करैक्टर कम आएगा, और यू कैन से कि लेट आएगा। ठीक है, बाकियों में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा फिर इसके लिए, फ्यूरान के लिए सबसे कम एरोमेटिक करैक्टर, फिर किसके लिए हो जाएगा, पायरोल के लिए, फिर हो जाएगा हमारा थायोफीन के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो थायोफीन है 3d ऑर्बिटल होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे तो पाएगा एरोमेटिक करैक्टर। देखिए यहाँ पर इसकी थायोफीन की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। थायोफीन सबसे ज़्यादा कम इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, बहुत ही सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि थायोफीन सबसे कम इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। कम इलेक्ट्रॉन एक्टिव होने की वजह से एरोमेटिक करैक्टर तो इसका थायोफीन के लिए हो गया सबसे हाई। ठीक है, बट देखिए ये तो हुआ इसका एरोमेटिक करैक्टर। आप मेरे पॉइंट को अच्छे से समझिएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको यहाँ पे, कि थायोफीन का एरोमेटिक करैक्टर सबसे ज़्यादा है, फिर पायरोल का है और फिर फ्यूरान का है। ये बात तो है बिल्कुल सही, बट थायोफीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं इसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है ना, सल्फर के पास p ऑर्बिटल है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को जब ये रेजोनेंस में देगा तो ओवरलैपिंग 3p और कार्बन के 2p के बीच में होगी। और बट दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं नाइट्रोजन के केस में और ऑक्सीजन के केस में, नाइट्रोजन के केस में और ऑक्सीजन के केस में ये इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ हैं, 2p में प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेंस में देंगे तो जो बॉन्डिंग होगी वो 2p के बीच में होगी। तो आप खुद बताइए सेम साइज वालों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होगी या एक बड़ा और एक छोटे के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होगी, सेम साइज वाले के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो इसी वजह से जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है। सल्फर जो होता है हमारा, डेट मीन्स कि सल्फर कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड थायोफीन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, एरोमेटिसिटी चाहे थायोफीन की सबसे ज़्यादा है
बट रिएक्टिविटी जो होती है वो थायोफिन की सबसे कम होती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 3p2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती, तो इसलिए ये लेस रिएक्टिव होता है। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पायरोल के कंपैरिजन में और बाकी कंपाउंड्स के कंपैरिजन में जहाँ पर ओवरलैपिंग 2p2p के बीच में हो रही है, उनके कंपैरिजन में थायोफिन की रिएक्टिविटी जो होती है वो कम होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, एरोमेटिक कैरेक्टर पढ़ा पायरोल, थायोफिन और फुरान का। देखिए हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे इसको जज किया कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी वो टाइटली होल्ड करके रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को, जल्दी देगा नहीं डीलोकलाइजेशन में, नहीं देगा तो इसकी एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो कम हो जाएगा। और थायोफिन का एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने की वजह से एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा होना डजेंट मीन कि उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो वो आप ओवरलैपिंग से जज करोगे। देखिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जो इसके बाकी के 2 टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एग्जांपल्स जो हमने डिस्कस करने थे, वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के पार्ट के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट अमंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।